मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ के निवेश से तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब स्थापित करने की चंद्रबाबू नायडू की मांग को मंजूर कर दिया। बुधवार को चंद्रबाबू नायडू ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों से मुलाकात की और यह रिफाइनरी स्थापित करने को लेकर चर्चा हुई। 5 दिन पहले ही चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई थी। मुलाकात के 5 दिन बाद ही आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी भी आ गई, यानी नायडू की डिमांड तो पूरी हो गई। इसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार की पुरानी डिमांड रही है कि भैया बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि अब जेडीयू ये कह रही है कि अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं भी दिया जाता तो कोई पैकेज ही दे दीजिए। बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस या स्पेशल पैकेज की डिमांड के पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। बिहार के पास ना कोई खदान है ना समुद्री तट है। भाई पहले बिहार झारखंड साथ थे, झारखंड में पूरी प्राकृतिक संपदा थी, अब वो उधर चला गया। कुछ राज्यों में सोने या हीरे की खदानें हैं, कुछ के पास लंबा समुद्री तट है, लेकिन बिहार का ऐसा कोई भौगोलिक लाभ तो बिहार को मिलता नहीं है। इसलिए बिहार जैसे राज्य को अलग से मदद दी जानी चाहिए, फिर चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा हो या फिर विशेष पैकेज हो। ये बात बहुत दिन से उठ रही है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलने से होगा क्या। आप सुनते हैं कि स्पेशल स्टेटस दे दीजिए, लेकिन होगा क्या अगर मिल गया तो? देखिए, जिन राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाता है उन्हें एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स में छूट मिलती है, यानी अन्य राज्यों की तुलना में टैक्स और ड्यूटी कलेक्शन का हिस्सा केंद्र को कम देना पड़ता है। केंद्र सरकार के बजट में 30% रकम विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों पर भी खर्च होती है। जिस राज्य को स्पेशल स्टेटस मिलता है, अगर वो राज्य किसी वित्त वर्ष में अपना बजट पूरा खर्च नहीं कर पाती है तो बाकी रकम उसे अगले साल फिर से दे दी जाती है, जबकि बाकी राज्यों के साथ ऐसा नहीं होता। इसी तरह स्पेशल स्टेटस वाले राज्यों को केंद्र सरकार जो सहायता राशि देती है उसमें 90% रकम अनुदान के तौर पर दी जाती है और सिर्फ 10% रकम लोन के तौर पर दी जाती है और उस पर भी कोई ब्याज नहीं लगता, जबकि दूसरे राज्यों को सिर्फ 30% रकम अनुदान के तौर पर मिलती है और 70% रकम लोन के तौर पर मिलती है। तो बिहार को अगर स्पेशल स्टेटस मिला तो उसको टैक्स केंद्र को कम देना होगा, अनुदान राशि ज्यादा मिल जाएगी, लोन जो मिलेगा उस पर किस्त नहीं चुकानी होगी और दूसरे कुछ फायदे हों। अब तक 11 राज्य ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल चुका है। यह दर्जा किस पैमाने पर मिलता है वो भी सुन लीजिए। जैसे संसाधनों की कमी, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होना, राज्य की कमाई में कमी होना, पहाड़ी इलाका, दुर्गम क्षेत्र और कम जनसंख्या, बॉर्डर स्टेट भी एक पैमाना होता है। अब बिहार के मामले में नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, क्या होगा ये तो अभी नहीं पता, वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने अभी कोई बहुत बड़ा संकट बिहार को लेकर खड़ा नहीं होने वाला, ये मान के चलिए, क्योंकि भाई एक तरफ तो चंद्रबाबू नायडू सेट है, तो नीतीश कुमार अलग से कुछ करेंगे ये तो लगता नहीं। और ऐसे में वो पहले ही कह चुके हैं कि भाई स्पेशल स्टेटस नहीं तो स्पेशल पैकेज दीजिए, तो देखिए अभी क्या होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने दूसरा चैलेंज अगले संसद सत्र में विपक्ष की नई रणनीति से निपटने का भी है। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाला है। लालू यादव पहले ही कहकर इंडी गठबंधन को बूस्ट कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार तो अगस्त में गिर जाएगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी हाथरस से लेकर मणिपुर तक का दौरा करके आ गए। वो अगले सत्र में और जोश दिखाएंगे कि मैं तो घूम के आया हूं, बिना गए इतना हंगामा कर रहे थे तो अब तो हो के आए, तो दिखाना ना है कि हम हो के आए, हमको सब पता है। राहुल गांधी ने इसका ऐलान भी कर दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा कि मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद वो तीसरी बार वहां गए, मणिपुर में कोई सुधार नहीं हुआ, राज्य 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। प्रधानमंत्री को मणिपुर जाकर लोगों की तकलीफ सुननी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन मणिपुर में शांति की जरूरत को संसद में पूरी शक्ति के साथ उठाकर सरकार पर इस त्रासदी को खत्म करने का दबाव बनाएगी। राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें मणिपुर के हालात अब भी न बदलने का दावा किया। राहुल गांधी का यह वीडियो भी देख लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को घेरने का क्या सीक्रेट प्लान बनाए बैठी है। 1 साल पहले आया था, और अब आया हूँ, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। हमने आपकी बात, सबसे पहले हम यहाँ आए, हमने आपकी बात उठाई, 1 बार नहीं 2-3 बार हमने पार्लियामेंट में बोला, इन्होंने बोला, सब एमपीज ने बोला, कांग्रेस पार्टी के हम सारे के सारे नेताओं ने पार्लियामेंट में मणिपुर की बात उठाई और हम दबाव डाल सकते हैं और हम पूरा दबाव डालेंगे। राहुल गांधी मणिपुर की बात करते हैं, लेकिन उनकी ये बातें तब खोखली साबित हो जाती है जब यह पूछा जाता है कि राहुल गांधी सिर्फ हाथरस या मणिपुर की बात क्यों करते हैं।
तमिलनाडु और बंगाल की बात क्यों नहीं करते? लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि ऐसी ही राजनीति से नरेंद्र मोदी को घेरा जा सकता है और वो आजकल यही कर रहे हैं। हाथरस और मणिपुर का दौरा करने के बाद कल राहुल गांधी विदेश भी चले गए। वो विदेश में कहां गए हैं ये क्लियर नहीं है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि वो 13 जुलाई को लौटने वाले हैं। राहुल गांधी को यही लग रहा है जैसे लोकसभा चुनाव में संविधान, आरक्षण और अग्निवीर का मुद्दा उठाकर आधी अधूरी भ्रम वाली बातें फैलाकर वोट मिल गए, वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी हो जाएगा। इसलिए सूत्रों के हवाले से खबर यह आई है कि कांग्रेस ने इसी साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां अलग अलग मुद्दे उठाने का प्लान भी बना लिया है। जैसे महाराष्ट्र में ये लोग प्लानिंग करके बैठे हैं कि संविधान, आरक्षण, किसानों की आत्महत्या, पेपर लीक, बेरोजगारी जैसा मुद्दा बनाएंगे। हरियाणा में संविधान, अग्निवीर, बेरोजगारी, महिला पहलवानों का धरना, किसान आंदोलन को मुद्दा बनाना है। झारखंड में इनका प्लान है कि संविधान, आदिवासी सुरक्षा, जल जंगल जमीन का मुद्दा और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, ये सारे मुद्दे होंगे। 3 राज्यों में चुनावी रणनीति को लेकर कांग्रेस ने पिछले दिनों कम्युनिकेशन विभाग की बैठक भी बुलाई थी। बैठक में सभी राज्यों के प्रभारी, महासचिव, अध्यक्ष, कम्युनिकेशन प्रमुख को बुलाया गया था। कांग्रेस संगठन महासचिव ने सभी राज्यों को कहा है कि वो इन मुद्दों पर अपने अपने राज्य में उठाए, सोशल मीडिया पर भी माहौल बनाए। इस साल जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं वो नरेंद्र मोदी के लिए भी बड़ा चैलेंज, क्योंकि ये चुनाव अगर बीजेपी ने जीते तो फिर नैरेटिव में उसकी वापसी हो जाएगी और ये चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बड़ा जरूरी भी है। इस साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहां बीजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है। चैलेंज यह है कि यहां बीजेपी की सरकार होते हुए भी महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन का प्रदर्शन फीका था लोकसभा चुनाव में और इंडी गठबंधन 48 में से 30 सीटें जीत गया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, यहां भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 10 से घटकर 5 हो गई। यहां बीजेपी के सामने चैलेंज है कि वो कैसे फिर से हरियाणा में अपनी सरकार बनाए। झारखंड में भी इसी साल विधानसभा चुनाव है, यहां इंडी गठबंधन की सरकार है। झारखंड के लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को झटका लगा था। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें, यहां इंडी गठबंधन को 5 सीट पर ही जीत मिली, जबकि एनडीए के खाते में 9 आई। हालांकि झारखंड में जमीन घोटाले के आरोप में फंसे हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं और वो चुनाव में सिंपैथी कार्ड खेल सकते हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर सब अपना अपना गुणागणित लगा रहे हैं। अभी से हरियाणा चुनाव के लिए गेम भी सेट होने लगे। जैसे आज बीएसपी और आईएनएलडी ने हरियाणा में मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आईएनएलडी के साथ बीएसपी पहले भी गठबंधन कर चुकी है, लेकिन 2019 में गठबंधन तोड़ दिया था। अब फिर विधानसभा चुनाव के लिए आईएनएलडी और बीएसपी एक साथ आ गए। गठबंधन के तहत हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में बीएसपी 37 पे लड़ेगी। इस गठबंधन ने कहा है कि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं, जिसने 10 साल पहले हरियाणा को लूटा था। जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनमें हरियाणा और महाराष्ट्र में किसानों का मुद्दा भी प्रभावी मुद्दा है। खासतौर पर हरियाणा के चुनाव को किसानों का मुद्दा बड़ा प्रभावित करेगा। और आप देखिए कि पंजाब, हरियाणा में एक बार फिर से किसान आंदोलन को माचिस मारने की तैयारी चल रही है। आज ही खबर आई है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू करने का नया ऐलान भी कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी की गारंटी, लोन माफी, इंश्योरेंस, किसान पेंशन जैसे मुद्दे पर अपने आंदोलन को रीस्टार्ट करने जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के लोग 16 जुलाई से 18 जुलाई के बीच अपनी मांगों से जुड़ा लेटर प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और संसद सदस्यों को देंगे। 9 अगस्त को संयुक्त किसान मोर्चा कॉर्पोरेट्स क्विट इंडिया डे मनाएगा और यह मांग रखेगा कि कृषि उत्पादन और व्यापार में कोई एमएनसी ना हो। यानी किसानों ने अपने प्रदर्शन का पूरा कैलेंडर बना लिया है और ऐसे वक्त में यह प्रदर्शन होने जा रहा है जब हरियाणा में अगले कुछ महीने में चुनाव होने